स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग से। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूली छात्रा पर बाइक सवार दो लड़कों ने तेजाब फेंक दिया। आनंद फानंद में छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इस घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने घटना का वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक स्कूली बच्ची पर दो बदमाश दबंगई से तेजाब फेंक निकल जाता है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है। अभी भी 20 से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। 15 मरीजों का छपरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 मरीज पटना रेफर हुए हैं। बिहार के छपरा में 18 लोगों की संदिग्ध मौत मामले पर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। इस पर सीएम नीतीश गुस्सा हो गए। खड़े होकर बीजेपी विधायकों पर बरसे। सीएम नीतीश ने इस व्यवहार से बीजेपी विधायक गुस्से में आ गए और सीएम नीतीश से माफी की मांग की। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट की गूंज आज संसद में सुनाई थी। मुद्दा लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया। उन्होंने पीएम से पीड़ित परिवारों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। संसद में आज भी तवांग में चीनी घुसपैठ का मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष ने आज राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष की सभी 17 पार्टियों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष तवांग पर विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा है। तवांग झड़प पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा वह एलएसी पर ताजा स्थिति पर नजर रख रहा है। अमेरिका ने कहा कि वह सीमा तनाव को कम करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। यहां डीसीएम से बस की टक्कर हो गई, जिसके बाद बस नीचे जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 22 यात्री घायल हुए हैं। सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर यानी महंगाई भत्ते के बकाये को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में दी गई जानकारी के साथ कर्मचारियों की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया कि 3 किश्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। 25 से लेकर 28 फरवरी तक यह परीक्षा आयोजित होनी है। भर्ती का जो डिटेल विज्ञापन है वो अगले 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। 48,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली जा रही है, जिसके लिए यह भर्ती परीक्षा होनी है। करीब 10 लाख अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर के बार बार ये जानकारी आ रही है कि तारीख बदली जा रही है और परीक्षा कब होगी। इन तमाम तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी। शर्मा साहब, कब होने जा रही है रीट की भर्ती? सभी लोगों में सस्पेंस बरकरार है। क्या जानकारी आप देना चाहते हैं 16 लाख उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है? हमारे पास आज ही अभ्यर्थना जो शिक्षा विभाग द्वारा अर्थना प्राप्त हो गई है। अब हम जल्दी ही 1-2 दिन में ही इसकी विज्ञप्ति जारी करने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि यह परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही संपन्न करा ली जाए। इसकी तैयारियां हमने आज से ही बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और हम चाहते हैं कि यह बिल्कुल सही, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा का सफल आयोजन हो। सर, इसमें कुल कितनी पोस्टेज होंगी जिन पर यह भर्ती कराई जा रही है और कितने आवेदन जो हैं वो आपके पास जो है प्राप्त हुए हैं? कोई आंकड़ा जो हो? अभी आवेदन के लिए हम दोबारा जो है वो उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। तब फाइनली तो तब आएगा, लेकिन मोटे मोटे रूप से 9 और 10 लाख के बीच में अभ्यर्थियों का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो डबल पेपर्स में भी सम्मिलित होते हैं। अब जो जहां तक है कि पदों की संख्या है, टोटल 48,000 पद है, जिसमें 21,000 लेवल 1 के हैं और 27,000 हैं वो अपने जो बीएड स्तर की जो होती है लेवल 2 उसके हैं। तो टोटल 48,000 की अर्थना हमें प्राप्त हो चुकी है पदों। कितना बड़ा चैलेंज होगा इस इतनी बड़ी भर्ती को आयोजित कराना और फरवरी के माह के अंदर जाने वाला जो संभावित जो तथ्य है, कितना बड़ा चैलेंज होगा सर ये बोर्ड के लिए?
निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है, तो इसके लिए प्रयास भी हम बड़े ही करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ऐसे पूरी सफलता के साथ आयोजन करवाएंगे और पूरी सुरक्षित तरीके से। सर, लंबे समय से रीट की भर्ती को लेकर के तारीख भी बदल रही है, पेपर लीक से लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने घटनाएं हुई और तारीख बदली। अब क्या इंश्योर आप करना चाहते हैं अभ्यर्थियों को कि इस बार मजबूती के साथ में परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी? बिल्कुल, अभ्यर्थी इस बात का पूर्ण भरोसा रखे कि पूर्णतया सुरक्षित, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ ये इस परीक्षा का आयोजन करने के लिए बोर्ड पूरे के पूरे तत्पर रहेगा और पूरे प्रयास करेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। यहां एसीबी ने एक और भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा। 24,000 की रिश्वत लेते विकास अधिकारी हरिशंकर ट्रैप हुआ। इसने किसी के मार्फत परिवादी से 5 पट्टे जारी करने और रजिस्ट्री की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने रुपाहेली चौराहे के पास उखलिया रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया। विकास अधिकारी हरिशंकर ने अपने परिचित के जरिए परिवादी से रिश्वत मांगी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाकर आज इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। और राजसमंद में भी भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा गया। राजसमंद में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एसीबी ने 3 लोगों को ट्रैप किया है। देखिए, हेड कांस्टेबल समेत 3 लोग हैं जो एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई में फंसे हैं। गोमती चौराहे इलाके में यह कार्रवाई की गई। 3 लोग एसीबी के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल है। परिवादी ने हमें शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ चारभुजा थाने में कोई प्रकरण है जिस पे आरोपी बनाया जा रहा है, अनावश्यक रूप से आरोपी बनाया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश डाउराम हेड कांस्टेबल कर रहे हैं और वो आरोपी नहीं बनाने के एवज में मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, जिसका हमने 1 दिसंबर को सत्यापन करवाया। सत्यापन की रिश्वत की पुष्टि हुई। उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमने आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऊर्जा संरक्षण में फिर राजस्थान का देश भर में मान बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए राजस्थान का चयन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह आयोजित हुआ, जिसमें यह सम्मान दिया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने RRECL प्रबंध निदेशक अनिल ढाका ने पुरस्कार लिया है। सीएम गहलोत और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ऊर्जा विभाग को अवार्ड के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग और मारपीट से जुड़े मामले में एएसआई नवीन कुमार चौहान की दिलेरी के कारण एक शख्स की जान बच गई। बजरी डंपर चालक और कैंपर चालक ने स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध हमला किया। इससे नाराज लोगों ने शख्स के पास भी लोडेड पिस्टल देखी तो मारना शुरू कर दिया। लेकिन एएसआई नवीन कुमार की नजर जब इस घटना पर पड़ी तो वो इस शख्स को बचाने के लिए भागे और अकेले ही हिम्मत दिखाते हुए शख्स को भीड़ से बाहर निकाला, वरना भीड़ के हत्थे चढ़े शख्स की जान पर बनाई थी। बाद में पुलिस इस शख्स से हथियार रखने के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर चुकी है। जयपुर में कैफे मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ। आधा दर्जन युवकों ने कैफे में घुसकर मैनेजर गौरव पर हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। सिरसी रोड निवासी गौरव ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया है। श्यामनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल कैफे में कमरा चाहिए, इससे इसने इनकार किया और इसी बात से नाराज युवक कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और जानलेवा हमला कर दिया। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। देखिए, दो कैमरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हुई है, जिसका फुटेज सामने आया है। गुर्जर की थड़ी पर कटेवा नगर में यह कैफे सोमवार रात का यह मामला, यह घटना बताई जा रही है। और अब एक बड़ा सवाल,
सनसिटी में हो क्या रहा है, यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, उसके लिए आप कुछ तस्वीरें देखिए। देखिए, बीच सड़क सरेआम फायरिंग, सड़क पर अफरा तफरी, लोग जान बचाने को भाग रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बीच एक और तस्वीर, स्कॉर्पियो पर बोलेरो से हमला, यही नहीं फिर डंपर से भी टक्कर, इतने भर से मन नहीं भरा तो फिर लाठी डंडों से मारपीट। तस्वीरें जोधपुर के माता का थान इलाके की है। घटना में एक युवक घायल हुआ है। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते हमलावर भाग चुके थे। पुलिस जांच में जुटी है। ये सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा है। देखिए, पूर्व में भी जोधपुर की सड़कों पर फायरिंग की खबरें हाल ही के दिनों में आई हैं और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए 3 तस्वीरें, ये सब घटना समझने की कोशिश कीजिए बजरी माफियाओं में टकराव की है। बदमाशों ने जमकर सड़क पर अपना टशन दिखाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक गाड़ी पर फायरिंग की और इस पूरी घटना से, इन माफियाओं के टकराव से लोगों में जो आक्रोश है वो भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। माता के थान चौराहे पर यहाँ पर आज सुबह डंपर और स्कॉर्पियो की आपस में डंपर ने स्कॉर्पियो को चोट पहुँचाते हुए और फिर उसमें जो थे लोग उनके ऊपर फायरिंग भी की है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इससे को देखकर सभी जो इधर आसपास स्थानीय लोग हैं उन्होंने रास्ता जाम किया था, किंतु समझाइश के बाद अब उन्होंने रास्ता खोल दिया है। जो भी आरोपी हैं, ये 2 पक्षों की आपस की जो रंजिश है वो सामने अभी उभर कर आई है और जो आरोपी हैं उनको शाम तक जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 9 बजे पहले डंपर आया था बजरी का भरकर, उसके साथ बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी, आपस में झगड़ा हुआ था। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी उस आपसी रंजिश के कारण, फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ, क्योंकि इससे 10 दिन पहले यही बजरी माफिया और झगड़ा कर चुके थे। बजरी माफिया के बिना नंबर की गाड़ियाँ सुबह 4 बजे से डंपर के आगे आगे चलती है और पीछे पीछे डंपर चलते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने से होकर निकलती है सारी गाड़ियाँ। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में तांत्रिक बनकर एक परिवार के साथ ठगी का मामला सामने आया है। तथाकथित तांत्रिक ने एक दंपत्ति से भूत प्रेत भगाने के नाम पर 1,40,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा, पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामले में दरगाह थाना पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित के मुताबिक अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर वो लंबे समय से परेशान थे। इसी सिलसिले में तांत्रिक के संपर्क में आए और तांत्रिक के बुलावे पर अजमेर पहुंचे। यहां उनके पैसे से भरे बैग को तांत्रिक ने अपने पास रखा। बदले में एक हरे रंग का पैकेट पकड़ाया, लेकिन 24 घंटे तक खोलने से मना किया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। ये 3 दिन पहले वहाँ पे घर पे ही आए थे मिसेज के पास में कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की, बीमार रहते हो, कहते हाँ रहते हैं, तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो इन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप वहाँ पे आना पड़ेगा। पहले तो बोला कुछ नहीं लेके आने पड़ेगा, फिर कल बोला कि तो इतने पैसे लेके आने पड़ेंगे, हमारे पास में नहीं है। इन्होंने मांगे 3 लाख रुपए, 3 लाख मेरे पास में नहीं है। फिर बाद में 1 लाख रुपए किसी से पकड़ा, 40,000 में गहने बेचे, 1,40,000 लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने इसका फ्रॉड कर दिया। साइबर ठगी के नए तरीकों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि साइबर ठग व्हाट्सएप आईडी का क्लोन बनाकर आम लोगों से लेकर खास लोगों तक को टारगेट कर रहे हैं। साइबर ठग सरकारी कर्मचारियों की ईमेल आईडी हैक कर व्हाट्सएप का क्लोन बनाते हैं, फिर व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैसेज भेजकर रुपए मांगते हैं। सुबह तत्काल पैसे लौटाने की बात की जाती है, मैसेज में कहीं फंसे तो आपके पैसे गायब। साइबर ठगों ने झुंझुनू में सीएम सलाहकार, नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा, झुंझुनू ट्रैफिक इंचार्ज धर्मेंद्र मीणा, उदयपुर वाटी ईओ हेमंत सैनी जैसे बड़े लोगों के नाम पर भी ठगी की। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक
जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होने के चलते साइबर ठग ईमेल आईडी के पासवर्ड आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर करते हैं ठगी। हालांकि सरकार ने झुंझुनू में बढ़ते केसेस को देख साइबर थाना खोलने को मंजूरी दी तो है, लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। और चलिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का काफिला, राहुल का काफिला पैदल अपने रूट पर आगे बढ़ते हुए। सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ इन लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? इस वक्त कहां तक पहुंची है आज की यात्रा? बिल्कुल, देखिए, यात्रा का दूसरा चरण अभी तकरीबन आज 10 मिनट की देरी से 3:40 पर शुरू हुआ है। राहुल गांधी इस समय बामनवास विधायक जो इंदिरा मीणा है उनके साथ लगातार चल रहे हैं और जो अन्य लोग हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तस्वीरें हम अपने कैमरे से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये बामनवास विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से कांग्रेस की विधायक है इंदिरा मीणा, वो विधायक बनी हुई है। वो आज सुबह से ही, हम कहें कि कल से जब सवाईमाधोपुर जिले में प्रवेश किया था यात्रा ने, तब से ही वो लगातार राहुल गांधी और उस कैंप के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बामनवास एक जबरदस्त जो है वो टक्कर देगा, बूंदी हो, झालावाड़ हो, उससे बेहतर स्वागत बामनवास विधानसभा क्षेत्र करेगा। ये कोशिश करेंगे। देखिए, तिरंगा, सबसे लंबा तिरंगा यहाँ पर लगाया गया है, हालांकि अगेंस्ट लाइट उनकी वजह से, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। बामनवास विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आपने इंदिरा मीणा को भी देखा, वो पारंपरिक जो परिधान है, जो मीणा समुदाय या गुर्जर समुदाय का जो पारंपरिक पीली लुगड़ी जिसको कहा जाता है, राजस्थान में, उत्तर भारत के अंदर, पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो विशेष करके पूर्वी राजस्थान में पीली लुगड़ी का अपना एक महत्व है। तो आज पूरे दिन से जैसे ही यात्रा ने बामनवास में प्रवेश किया, इंदिरा मीणा ने राहुल गांधी का स्वागत किया और पारंपरिक परिधानों में उन्होंने उनका स्वागत किया। अब अगर बात करें यात्रा के अगले चरण की, तो यात्रा लालसोट की तरफ बढ़ रही है, यानी राजस्थान के 5वें जिले की ओर यात्रा अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दौसा जिले में यात्रा का प्रवेश होगा और 17 दिन पूरी यात्रा राजस्थान में रही है। 10 दिन हो चुके हैं, 7 दिन और रहेगी, तो उसमें से 1/4 के करीब अगर देखा जाए तो 5 दिन दौसा जिले में यात्रा रहेगी। तो दौसा वासियों के लिए एक बड़ा मौका है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर संभाग में दौसा आता है, ऐसे में जयपुर के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, वो तमाम लोग पहुंचेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास कल शाम को आ गए थे, आज सुबह से वो यात्रा में लगातार शामिल है, कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आए हैं। तो बड़ा स्वागत दौसा में भी होगा। अगर दौसा की राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश की जाए। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, वो 1-2 पल जो बेहद यादगार बन जाते हैं किसी भी दिन यात्रा के, वो आज क्या रहे, मतलब हाइलाइट्स क्या रही हैं? और दूसरी सबसे अहम बात कि देखिए, इस पूरे इलाके के लिए ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है और ईआरसीपी पर केंद्र की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया जिस पर कांग्रेस पलटवार भी कर रही है। तो क्या आज उसकी भी कोई एंट्री मुद्दों के बीच में दिखाई दे रही है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ। आज का अगर जो सबसे कैची पॉइंट रहा है वो रहा है रघुराम राजन का राहुल गांधी से मिलना और उनके साथ वार्ता करना, उनके साथ एक लंबी बातचीत उन दोनों की हुई है। और उसके बाद जयराम रमेश का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि रघुराम राजन ने जो देश के आर्थिक हालात हैं उस पर चर्चा की है, देश में कैसे निवेश बढ़ाया जाए, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, उन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है। और क्योंकि राहुल गांधी तकरीबन मॉर्निंग सेशन के अंदर रघुराम राजन से मिले थे, देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं और सबको पता है कि किन हालातों में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, नोटबंदी को लेकर भी कटाक्ष किया था और बेबाकी से अपनी राय आर्थिक मामलों में रखने के लिए रघुराम राजन माने जाते हैं। तो जो रघुराम राजन है वो लगातार इस चीज़ को जो है, आज का जो कैची पॉइंट रहा वो ये रहा, सबकी नज़रें जो थी वो रघुराम राजन पे थी क्योंकि पहली बार वो यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ चुके हैं, राहुल गांधी से बात कर चुके हैं। तो आज का जो सबसे कैची पॉइंट रहा वो रघुराम राजन से मिलने का रहा। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था स्वप्निल, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उससे पहले आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जो है
कौन कौन लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन कोई नया लोग कोई जुड़े हैं, तो वो भी हम मिस नहीं करना चाहेंगे। और फिलहाल जो है बामनवास विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही है। मैं राजनीतिक परिदृश्य की भी बात कर रहा था कि दौसा जो जिला है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जयपुर से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में वहाँ ताकत सब लोग मिलकर दिखाएंगे, और क्योंकि दौसा है वो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है, चाहे नवल किशोर शर्मा हो, राजेश पायलट हो, ये तमाम लोग जो हैं ये दौसा ऐसा जहाँ से निकले हैं। सचिन पायलट के लिए काफ़ी दारोमदार रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट की कर्म भूमि रही है दौसा। उनके पिता राजेश पायलट सचिन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की हड़ताल वापस लेने की खबर से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल करौली कलेक्टर के व्यवहार को लेकर जलदाय विभाग के इंजीनियर कल सुबह से काम बंद कर हड़ताल पर थे। जयपुर में जल भवन पर एकत्रित होकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर संकेत दिया कि मांगे नहीं मानी तो 24 घंटे में पेयजल आपूर्ति ठप कर दी जाएगी। लेकिन जलदाय मंत्री महेश जोशी के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। यूनियन के नेताओं से बात की सहयोगी अरबाज अहमद ने। राजस्थान के जलदाय इंजीनियर हड़ताल पर गए थे, लेकिन हड़ताल के बाद में जो ऐलान किया गया कि पूरे राजस्थान की जलापूर्ति ठप हो सकती है, आज बातचीत करके सुलह का रास्ता निकाल लिया गया है। पूरे 33 जिलों के अंदर अलग अलग जिला मुख्यालय पर कलेक्टर्स को ज्ञापन दिए गए थे, अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज जलदाय मंत्री से बातचीत के बाद में हड़ताल वापस ली गई और लोगों को एक राहत की खबर है कि पेयजल आपूर्ति ठप नहीं होगी। हमारे साथ में जो इंजीनियर्स के संगठन है उनके अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या आप लोग इस चीज़ को लेते हैं और किस तरह से आपने ये वापस लिया, क्या सुलह का रास्ता निकला? कल शाम को माननीय मंत्री महोदय के साथ बैठक हुई, उसमें हमने अपनी सारी बातें रखी, जिसमें से एक मांग तो जिला प्रशासन द्वारा वापस जो मोटर निकाली गई थी उसको वापस लगवा दिया गया, वो बात पूरी हो गई थी। रही बात दूसरी 2 मांगों की, तो उसमें भी माननीय मंत्री महोदय ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, उसके लिए भी हम उनकी तरफ से भी एक लेटर सभी जिला कलेक्टर्स को जाएगा। और राजस्थान जलदाय इंजीनियर के हड़ताल वापसी के ऐलान के बाद जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश जलापूर्ति को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जलापूर्ति ठप नहीं होगी। पानी के मामले में करौली कलेक्टर की ओर से की गई कार्रवाई के बाद में जलदाय इंजीनियर्स पूरी तरह से आंदोलन पर उतर आए थे। फिलहाल जो है आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। महेश जोशी जो कि जलदाय मंत्री, उन्होंने बातचीत करके राह निकाली। सर, किस तरह से आंदोलन रोका गया? पेयजल आपूर्ति ठप करने तक की चेतावनी आ गई। देखिए, मेरे विभाग का या किसी भी विभाग का, छोटे से लेकर कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, उन सबको उचित माहौल मिले, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनको काम करने में कोई तकलीफ नहीं हो, ये जिम्मेदारी मंत्री की होती है। और मंत्री इस बात को समझते भी। हिंडौन में जो कुछ हुआ उसको लेकर मैंने उनसे पूछा, भाई मैं सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम पे या मीडिया के माध्यम पे कार्रवाई के लिए कैसे लिखूं? मेरे को कोई लिखित शिकायत मिलेगी तो मैं उसको मुख्यमंत्री जी को भी भेजूंगा, और मुझे विश्वास है कि जांच कराने के बाद में मुख्यमंत्री जी जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी करने में कभी नहीं झिझकेगी। प्रक्रिया पूरी तरीके से हो, और इस बात को सारे जो हमारे इंजीनियर्स के डेलीगेशन जो आया था उसने भी इस बात को समझा और मेरी बात से संतुष्ट नजर आया, इसलिए उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर लिया। तो अब काम पर वापस लौटेंगे और एक तरह से जो पेयजल का काम पे पूरी तरह से काम पे आपकी स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई ना। हाँ जी बिल्कुल। तो काम पर तमाम जो है जलदाय इंजीनियर लौट रहे हैं और इस हड़ताल को रोक दिया गया है। तमाम जो पेयजल आपूर्ति ठप करने की चेतावनी थी वो भी नहीं होगी। सुचारू रूप से जो है पेयजल आपूर्ति जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और जयपुर से बड़ी खबर है, अध्यापक भर्ती परीक्षा से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन में 48,000 पदों की जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। बेरोजगारों के लिए ये बड़ी खबर, ध्यान से सुनिए। 48,000 पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। अध्यापक भर्ती परीक्षा और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, फरवरी में भर्ती परीक्षा फरवरी 2023 में होगी और कहा जा रहा था कि जो डिटेल विज्ञापन है वो 2 दिनों में जारी हो सकता है। इसी वक्त
उसे जारी कर दिया गया है। डिटेल विज्ञापन को ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी लवली। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा न्यूज 18 की खबर पर फिर से मोहर लगी है। हमने 2 घंटे पहले बताया था कि अगले 1-2 दिनों के अंदर विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है। जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है 2022 उसका, और उसका डिटेल विज्ञापन अब से कुछ ही देर पहले जो है वो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने जारी कर दिया है। सबसे पहले न्यूज 18 पर ये विज्ञापन की जो एक्सक्लूसिव ऑर्डर की जो कॉपी है वो हम हमारे दर्शकों को बता पा रहे हैं। इस ऑर्डर में जो पदों का विभाजन किया गया है, उन पदों के विभाजन के हिसाब से नजर आते तो अंग्रेजी के पद सबसे ज्यादा इसमें रहेंगे, और अंग्रेजी के पदों में भी जो बाकी के पद हैं उनको मिलाकर के करीब 48,000 पद रहेंगे। लेवल 2 के 6,000 पद घटाए गए थे, मगर केवल 1,500 पद ही इसमें जो है वो बढ़ाए गए हैं। बाकी लेवल 1 के पद जो हैं उन्हें समाहित किया गया। 21 और 27,000 पदों के लिहाज से इसका बंटवारा जो है विभाजन वो किया गया है। और 25, 26, 27 और 28 जो तारीख न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताई थी, ठीक उसी तारीख पर ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी पूरे राजस्थान के अंदर। करीब 8 से 10 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर ये भर्ती परीक्षा होगी। इस दौरान शिक्षा विभाग की किसी और परीक्षा को नहीं कराने के निर्देश जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच में आपसी तालमेल जो है वो तय किया गया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से यही है कि सीधे तौर पर 48,000 भर्तियां जो है वो हो सकेंगी। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।